वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 विज्ञान के अनसॉल्व का सेट 5वां हल कराया जाएगा, जिसका पेपर कोड 824EN है। तो पूरा वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अनसॉल्व से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता है। यदि आप पूरा अनसॉल्व पढ़ लेते हो, 7 से 8 सेट जो भी होता है, आपको एग्ज़ाम में 70 में 70 लाने से कोई रोक नहीं सकता है स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोगों को ये बात ध्यान रख करके पूरा अनसॉल्व का सेट तैयार करना है। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने सेट 1 से लेकर 4 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले आपके पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न इनको देख लेंगे। इसमें पहले प्रश्न में आपसे बोला गया है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु की स्थिति होगी। तो देखिए स्टूडेंट, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के 6 नियम होते हैं और उत्तल दर्पण में 2 नियम होते हैं। तो आपको 8 नियम प्रतिबिंब बनने का पता होना चाहिए। उसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, अब वो चाहे जिस कंडीशन में पूछा जाए। तो ये जो है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इस कंडीशन में जो है वस्तु का उसके बराबर के आकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और उल्टा बनता है, दर्पण के सामने बनता है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। यानी जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है तो कौन से रंग के लिए उसका विचलन कोण न्यूनतम होता है, यानी कम से कम होता है। तो लाल रंग के लिए सबसे न्यूनतम होता है। स्टूडेंट ध्यान रखना, ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जहाँ पर आपको बताया जाएगा, या यदि आप लोगों ने वहाँ पर पढ़े होंगे सिलेबस में तो वहाँ पर आपको ये चीज़ बताया गया होगा। अगला है स्टूडेंट, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, यानी अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, किस काम में होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, यानी उसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग चश्मे में किया जाता है। तो इसका भी राइट ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें कह रहा है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर पुतली उसको नियंत्रित करता है। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक के प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पर विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। विद्युत शक्ति का सही फार्मूला कौन सा है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो स्टूडेंट बी ऑप्शन सही है। P बराबर होता है I² × R। वैसे विद्युत शक्ति का कई सूत्र होता है, लेकिन इसमें से जो एक है अब उसमें वही ऑप्शन आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका यही फार्मूला सही है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। मतलब जो है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के अंदर जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का मान किस प्रकार होता है, कैसा होता है। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन सही होता है। सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में प्रत्यावर्ती यानी कि एसी आपूर्ति की आवृत्ति होती है। मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसकी आवृत्ति क्या होता है, उसका आवृत्ति पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी, जिसको अंग्रेजी में हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो 50 हर्ट्ज बी इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, आर्सेनिक तत्व होता है। तो आर्सेनिक कौन सा तत्व है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, निष्क्रिय गैस है, क्या है। यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन है वो सी है। आर्सेनिक जो स्टूडेंट वो एक उपधातु है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोपेन है। प्रोपेन का मतलब होता है कि जिसमें 3 कार्बन होते हों। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही है, यानी क्वेश्चन नंबर ये आपका 9 है। 9 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें 3 कार्बन, मेथ, एथ, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड तो एन शब्द जुड़ जाएगा तो प्रोपेन हो जाएगा। तो प्रोपेन का सूत्र जो है वो CH3 CH2 CH3 है। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है।
इसमें कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आयरन एल्युमिनियम जो आयरन को विस्थापित कर रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट ऑप्शन है वो डी होगा स्टूडेंट। इस प्रकार से ध्यान देना आप लोग। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न स्टार लगा गया है उन प्रश्नों को आपको बिल्कुल नहीं तैयार करना है, उन पर टाइम पास करना ही नहीं है। आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को तैयार करना है जो एग्जाम में केवल आने वाले हों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नोटिस आप लोग पढ़िए, देखिए इसमें कह रहा है नोट स्टार लगे प्रश्न से संबंधित चैप्टर्स टॉपिक एनसीईआरटी द्वारा हटा दिया गया है। मतलब जिन प्रश्नों पे स्टार लगा है वह प्रश्न आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उन प्रश्नों को बिल्कुल नहीं अब तैयार करना है आपको स्टूडेंट, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी के में दिए गए से कीजिए। मैंने उनको मिलाना है, आपको कौन सा सही हो सकता है। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 वाला सॉल्यूशन देखिएगा, यह कौन सा सही है। तो 12 का ऑप्शन डी सही है। अब डी का मतलब देखो, ए वाला ऑप्शन जो है वो तीसरे पे जाएगा, ए वाला सिरका के निर्माण में जाएगा, ठीक है। उसके बाद और बी वाला दूसरे पर जाएगा, बी वाला दूसरे पर जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट सी वाला पहले पर जाएगा, सी वाला पहले पर जाएगा। उसके बाद डी वाला जो है स्टूडेंट वो चौथे पर जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पर यही इसी के अनुसार इसको मिलाया जा रहा है, तो यहाँ पर इसका यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है 25 अंश सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान होता है। 25 अंश सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन सही है, 7 होता है स्टूडेंट, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है। मतलब संश्लेषित का मतलब किसका निर्माण नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषित का मतलब होता है निर्माण, संश्लेषण का मतलब भी होता है निर्माण। तो उस समय क्या नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के समय में क्या नहीं संश्लेषित होता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पित्त का संश्लेषण होता है। पित्त का संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 को बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 15 का सही ऑप्शन सी है, यकृत में। स्टूडेंट पित्त का संश्लेषण यकृत में होता है, यानी पित्त का निर्माण यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन है वो ए है स्टूडेंट। तो यहाँ पर मानव में 4 कोष्ठों की संख्या होती है, दाया अनिल अलिंद बाया अलिंद, इस प्रकार से करके जो चारों नाम होते हैं, ठीक है। दाया निलय बाया निलय, इस तरह से। अलिंद देखिए पहले निलय होता है फिर अलिंद होता है, इस तरह से ध्यान रखना, 4 कोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। इसमें बोला गया है पुनरुद्ध भवन होता है। पुनरुद्ध भवन किस जीव में होता है। पुनरुद्ध भवन किस जीव में होता है। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा स्टूडेंट, हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुनरुद्ध भवन जो होता है वो हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है स्टूडेंट। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन किस में होता है। ब्रायोफिल्म अजूबा में होता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल पूछा जाता है लगभग। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है तो ब्रायोफिल्म अजूबा में होता है, ध्यान रखना। उसके बाद स्टूडेंट यह प्रश्न, ये तो हाई इजी ही है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट अब ये प्रश्न आपको तैयार ही नहीं करना है क्योंकि आपके सिलेबस से वो प्रश्न हटा दिए गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ स्टूडेंट, ये इसमें नोटिस लिखा गया है, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग। चलिए अब उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन है 21 नंबर, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख बनाइए। तो ध्यान रखना आप लोग, हम इसका किरण आरेख साथ ही बना लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है।
स्टूडेंट देखिए इसमें कह रहा है एक अवतल दर्पण है, तो मैं यहाँ पर एक अवतल दर्पण इस तरह से बना लेता हूँ। ये हमारा एक अवतल दर्पण है, इसमें हम इस तरह से चित्र बना लिए और इसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो है 40 सेंटीमीटर, यानी आर का जो मान है वो आर बराबर 40 सेंटीमीटर है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो यहाँ से फोकस आप निकाल सकते हैं r/2 करके। ठीक है, तो यहाँ पर 40/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर काट देंगे स्टूडेंट, तो f बराबर यहाँ पर ये -20 निकल के आएगा, क्योंकि ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पर ये -40 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी इसके सामने यहाँ पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ है स्टूडेंट, यानी u बराबर -15 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो कह रहा है भी का मान आपको बताना है, भी का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इस प्रश्न को ऐसे नहीं बताएंगे बिना हल किए। अब यहाँ पर कोई एक वस्तु रखा है, जान लीजिएगा, और इस वस्तु को कुछ भी आप नाम दे सकते हो ए भी करके। चलिए तो अब हम लोग फार्मूला लगा देते हैं। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u। अब यहाँ पर मान ला करके हम लोग रख लें, तो 1/f का मान -20 है, -20 बराबर 1/v। तो 1/v का मान ज्ञात करना है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1/15। उसके बाद स्टूडेंट ध्यान देना क्या करना है हम लोग को, इसको इस तरफ लाना है। तो 1/v बराबर माइनस का 1/20 और ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 1/15 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/v बराबर 20 और 15 का लासा लिया जाएगा स्टूडेंट। तो इसको जब इसका लासा लेंगे तो ये 60 आ जाएगा यहाँ पर, और इसको हल करेंगे तो 20 3 60 यानी ऊपर -3 आ जाएगा, प्लस 15 चौके 60 यानी ऊपर 4 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट 1/v बराबर 4 में से -3 निकालेंगे, 1/60 हो जाएगा, तिरछा गुना कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा v बराबर 60 60। ये 60 सेंटीमीटर निकल के आ जाता है स्टूडेंट। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी का मान निकल चुका है स्टूडेंट। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, इस तरह से किरण आरेख इसका हो जाता है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में बोला गया है प्रतिबिंब के बनने के लिए दर्शाने के लिए किरण आरेख बनाइए जब वस्तु अभिसारी लेंस के सामने। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभिसारी का मतलब उत्तल लेंस से समझना है। तो चलिए देखिए उत्तल लेंस के अनुसार हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर जो पहले प्रश्न का हल है कि यफ और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो, तो ये आपका ये कंडीशन बनता है, यफ और प्रकाशिक केंद्र के बीच यहाँ पर वस्तु रखा है, यानी कि ये वाला आपका हो जाएगा। फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच जब वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर देखिए इस तरह से बनता है। यहाँ पर वस्तु इस कंडीशन में रखा है यफ और प्रकाशिक केंद्र के बीच, तो यहाँ से पहली किरण छोड़ी जाती है मुख अक्ष के समांतर, तो ये लेंस के अपवर्तन के पश्चात इस तरह से निकल जाती है, और दूसरी किरण को छोड़ते हैं तो ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये दोनों स्टूडेंट यहाँ पर फोकस F1 से दूर मिलते हैं, तो यहाँ पर इनका प्रतिबिंब बनता है। अब किस टाइप से बनता है तो ध्यान देना, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब F1 और अनंत के बीच बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आपको ये चित्र बनाना है और ये आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला प्रश्न है स्टूडेंट दूसरा वाला कह रहा है वस्तु F और फोकस के बीच दुगनी दूरी के बीच रखी हो, तो इसका क्या आंसर हो, इसका फिगर किस तरह से बनेगा। तो इसका फिगर ये है जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच रखी हो, तो यहाँ पर इसका स्टूडेंट फिगर इस तरह से बनेगा। यहाँ पर ये F1 है और ये F1 है, 2F1 है, इसी के बीच वस्तु रखा हुआ है। तो यहाँ से प्रकाश किरण छोड़ते हैं तो मुख अक्ष के समांतर आती है और ये इस तरह से निकल जाती है। दूसरी किरण को छोड़ते हैं तो ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, और ये जहाँ पर एक दूसरे को मिलती हैं दोनों किरणें, वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब A' के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरह से किस टाइप का बना, अनंत के बीच 2F1 और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपको ये सारा मैटर लिख लेना है और इस फिगर को बना लेना है।
तो ये वाला प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है 23 नंबर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें आइए हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम और 30 ओम और 60 ओम के पाँच प्रतिरोध एक 12 वोल्ट की बैटरी से दिखाए अनुसार जुड़े हैं, गणना कीजिए। पहला प्रश्न है परिपथ में कुल प्रतिरोध, दूसरा है परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस फिगर को हम लोग को बनाना पड़ेगा और उसी के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस फिगर को बना लिया स्टूडेंट, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को कहा है कि यहाँ पर हमें जो इसका पूरा क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान देना। सबसे पहले हम इसका मान निकालते हैं, फिर इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो ये दोनों भी समांतर क्रम में है, ये तीनों भी समांतर क्रम में है स्टूडेंट। तो यहाँ पर 10 ओम, ठीक है, कामा 40 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है, ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, सॉरी समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो इनका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/r, r डैश मान लेते हैं। तो 1/10 प्लस 1/40, इस तरह से इनका मान निकाल लेते हैं। तो 1/r डैश बराबर 40 और 10 का लासा 40 हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 चौक 40 ऊपर 4 प्लस फिर यहाँ पर 40 कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा। फिर 1/r डैश बराबर ये हो जाएगा 5/40। उसके बाद इसको पलट दीजिएगा तो ये भी पलट जाएगा, तो 40/5 हो जाएगा। और इसको काट देंगे तो 8 पंचे 40, यानी r डैश बराबर 8 ओम निकल के आएगा स्टूडेंट। तो इसका मान 8 ओम आया है। अभी ये आपका पूरा परिपथ नहीं ज्ञात हुआ है, पूरा प्रतिरोध नहीं ज्ञात हुआ है। अब इसको देखिए 30 ओम, 30, 20 और 60 ये भी आपके समांतर क्रम में है। 30, 20, 60 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो हम इनको फिर निकाल लेते हैं। तो इनको r डबल डैश मान लेते हैं। तो 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। उसके बाद स्टूडेंट तो 1/r डबल डैश बराबर इनका लासा 60 हो जाएगा, काट देंगे 30 दूना 60 2 प्लस 20 3 60 3 प्लस ऊपर 1 आ जाएगा। तो 1/r डबल डैश बराबर 3 2 5 1 6, 6/10 6/60 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको पलट दीजिए तो ये भी पलट जाएगा, 60/6 हो जाएगा। 10 छक्का 60। तो यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर r डबल डैश बराबर 10 ओम निकल के आएगा स्टूडेंट, 10 ओम निकल के आएगा। अब यहाँ पर कुल प्रतिरोध देखिए, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो कुल प्रतिरोध, तो यहाँ पर हम कुल दोनों को जोड़ लेते हैं, हमारा कुल प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। तो यानी r मान करके हम r डैश प्लस r डबल डैश इनको जोड़ लेते हैं। तो r बराबर r डैश का मान 8 प्लस r डबल डैश का मान 10। तो r बराबर 8 10 8 18, ये 18 ओम निकल के आएगा स्टूडेंट। यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। इस प्रकार से आप लोग अगर हल करते हो तो पूरा नंबर आपको मिलेगा, एक भी नंबर कट नहीं सकता है स्टूडेंट। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो देखिए ये इस पर स्टार लगा है, तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित वाला सारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, इस पर आपको बिल्कुल नहीं फोकस करना है। अब अगला क्वेश्चन है विद्युत जनित, तो ये भी आपके सिलेबस से हटाया गया है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित यौगिक का आयुपेशी नाम लिखिए, यानी इसमें से जितने भी दिए गए हैं इन सब का आयुपेशी नाम लिखना है। तो चलिए इनका आयुपेशी नाम हम आपको बता देते हैं। तो देखिए हमने नोट कर लिया स्टूडेंट। अब देखिए पहला नियोपेंटेन है, तो इसका संरचना इस तरह से बनेगा, मतलब इसका अणुसूत्र यही होता है, एक कार्बन से 4 CH3 जुड़ा होता है। अब इसका आयुपेशी आपको नाम लिखना है। तो देखिए यदि आप स्टूडेंट यहाँ पर किसी भी तरफ से गिनते हैं 1 2, तो इसमें आपको 3 कार्बन प्राप्त होता है।
तो इसके आधार पे देखिए दूसरे नंबर पे आपको CH3 2 बार प्राप्त होता है। तो इसलिए यहाँ पर जब इसका नामकरण किया जाएगा तो ये लिखा जाएगा 2,2 और यहाँ पर CH3 2 बार है तो 2,2 डाई है ना। उसके बाद 2,2 डाई और उसके बाद मेथिल लिखा जाएगा 2,2 डाई मेथिल। और कितने कार्बन हो जा रहे हैं सीधे सीधे लाइन में, तो स्टूडेंट 3 कार्बन हो जा रहे हैं तो डाई मेथिल प्रोपेन लिख दीजिए। सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन लगा के लिखा जाएगा। तो इस तरह से इसका ये IUPAC नाम हो जाएगा स्टूडेंट। अगला वाला क्वेश्चन हमारा है द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तो ये है आपका दूसरे नंबर पे OH जब जुड़ा है तो इसी को द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल कहते हैं। और इसका IUPAC नाम अगर करते हैं तो इसमें कुल मिलाकर तो इसमें आप उस तरफ से गिनती करेंगे जिस तरफ से क्रियात्मक समूह आपको नज़दीक मिलता है। तो 1 2 3 4 नंबर पे इसमें मिलता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये OH समूह 2 नंबर पे है तो यहाँ पर लास्ट में आपको ये कितने नंबर पे है उसका नंबरिंग आपको दर्शाना पड़ेगा। 4 कार्बन है तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूट यहाँ पर ब्यूट लिखेंगे है ना, ब्यूटेनॉल ब्यूटेनॉल। और कितने नंबर पे है ब्यूटे लिखेंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे और OH समूह के लिए जो पीछे शब्द जोड़ना है वो ऑल, तो ब्यूटेनॉल। और ये OH समूह कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्राईक्लोरोएस्टिक एसिड। ट्राईक्लोरोएस्टिक एसिड यानी यहाँ पर देखिए तीन क्लोरीन जुड़ा है कार्बन से और लास्ट में समूह जुड़ा है। तो इसका नाम देखिए, एक ही नंबर से 3 क्लोरीन जुड़ा है तो यहाँ पर 1 1 1 यानी तीनों के लिए दर्शाया गया उसका स्थान। और 3 क्लोरीन है तो ट्राई, उसके बाद उसका नाम लिखा जाएगा क्लोरो, तो ट्राई क्लोरो। और लास्ट में आप एथेनोइक अम्ल लिख दीजिएगा, ओइक शब्द जोड़ना है, एथेनोइक अम्ल। तो इस तरह से यह प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अगला है एसिटिलीन। तो एसिटिलीन का स्टूडेंट आपको आसान नाम पता है, एथाइन होता है, इसका IUPAC नाम एथाइन होता है। तो इस तरह से आपको इसका पूरा IUPAC नाम लिखना है स्टूडेंट। आशा करते हैं आपको ये वाला पूरा प्रश्न भी समझ में आ चुका होगा। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये वाला प्रश्न आपका फिनिश हो चुका है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है देखिए, ये आधुनिक आवर्त सारणी से लिए गए हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं, तो वर्ग की बात करेंगे तो 18 और आवर्त की बात करेंगे तो 7 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हालांकि यह प्रश्न आपको तैयार नहीं करना है क्योंकि यह क्वेश्चन पे स्टार लगाया गया, इसका मतलब यह प्रश्न हटा दिया गया है। तो इस प्रश्न को हम लोग हटा देते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं इसमें। तो इसमें पहले एक एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है। यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण दे करके सारा चीज़ बताना है। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, चूने के पानी को, ये चूने का पानी है COH का होल्ट OH या शुष्क बुझा चूना भी कह सकते हैं। इसमें अगर हम CO2 गैस प्रवाहित कर देते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पर ये CaCO3 बनाता है। यहाँ से एक ऑक्सीजन और कैल्शियम निकलता है, इसके साथ जुड़ करके CaCO3 प्लस यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बचता है और जल के रूप में ये अलग हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा देख लेते हैं स्टूडेंट। दूसरे में कहा है, शुष्क बुझे चूने की अभिक्रिया शुष्क Cl2 गैस से कराई जाती है। तो चलिए हम शुष्क बुझे चूने की क्रिया Cl2 से करा देते हैं। तो यहाँ पर C और यहाँ 1 ऑक्सीजन और उसके बाद Cl2 के साथ निकल जाता है तो ये CaCl2 बना लेता है, प्लस यहाँ 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बचता है तो H2O प्राप्त होता है। इस तरह से नाम आप लिखते रहिए स्टूडेंट। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है क्लोरीन गैस और इसका है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्लस जल। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, जिप्सम को गर्म किया जाता है तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O होता है। अब इसको मैं 373 अंश सेल्सियस तक अगर गर्म करता हूँ तो यहाँ पर ये CaSO4 × हाफ H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है, जिसको हम POP कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है और ये आपका जिप्सम है। और उसके बाद इसमें 3/2 और जल के बाहर हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, सोडियम धातु की क्रिया जल से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है। तो चलिए इसको भी देख लीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये सोडियम धातु है, इसकी क्रिया अगर हम जल से कर देते हैं तो यहाँ सोडियम और प्लस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल करके 2NOH बना लेते हैं, प्लस
यहाँ 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन इसका निकल जाता है H2 गैस के रूप में। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। इस तरह से आप ये पूरा रिएक्शन नोट कर लेना और नाम भी लिख लेना स्टूडेंट। इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम सोडियम धातु, इसका नाम जल। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। भर्जन, उभय अपघटन, अपक्रिया, संक्षारण, इन टॉपिकों पर हम लोगों को क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है इनका। तो चलिए इनका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट अब आप भर्जन की परिभाषा देखिए। भर्जन की प्रक्रिया में क्या होता है, इसको अंग्रेजी में रोस्टिंग कहा जाता है। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे यानी उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करते हैं, तो यह क्रिया भर्जन कहलाता है। ठीक है, भर्जन की क्रिया मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए होती है, यानी भर्जन जो कराया जाता है वो सल्फाइड अयस्कों का कराया जाता है। इसमें सल्फाइड अयस्कों का ऑक्सीकरण हो जाता है, मतलब उसमें सल्फाइड अयस्कों का ऑक्सीकरण मतलब उसका ऑक्सीजन से क्रिया हो जाता है और सल्फर, आर्सेनिक आदि अशुद्धियाँ वाष्पशील ऑक्साइडों के रूप से बाहर निकल जाती हैं स्टूडेंट। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं इसको। तो जैसे उदाहरण में आप देखिए, जैसे कॉपर पायराइड अयस्क CuFeS2 है, पहले ऑक्सीकृत होकर यह सल्फाइड तथा फेरस सल्फेट बनाता है, बाद में यह ऑक्साइडों में बदल जाता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया देखिए, 2CuFeS2 प्लस यह ऑक्सीकरण करता है तो Cu2S बनाता है प्लस 2FeS प्लस SO2 बाहर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से यह स्टूडेंट जो है भर्जन की प्रक्रिया का उदाहरण बनता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। अगला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों उभय अपघटन अपक्रिया। तो उभय अपघटन का मतलब समझ लो, वह रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिक के आयनों तथा मूलकों के परस्पर विनिमय के फलस्वरूप नए उत्पाद का निर्माण होता है, उभय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर HeNO3 की क्रिया अगर NaCl के साथ कराते हैं तो ये आयनों के आधार पर क्रिया करते हैं, यानी इसका धनात्मक तत्व इसके ऋणात्मक तत्व से जैसे AgCl से क्रिया करता है, प्लस इसका ऋणात्मक भाग इसके धनात्मक से क्रिया करता है जैसे NaNO3 के साथ क्रिया करता है। तो इसी को हम लोग उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं, जो आयनों के आधार पे आपस में क्रिया करके अभिकारक का निर्माण उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक एग्जाम्पल लिखना है, उसके बाद परिभाषा लिखना है स्टूडेंट इस प्रकार। उसके बाद दूसरा टॉपिक है संक्षारण। तो संक्षारण को भी जान लीजिए। तो संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना स्टूडेंट। तो कुछ धातुओं को नमीयुक्त स्थानों पर रखने से उनका क्षरण होने लगता है, जिसे संक्षारण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप इसको परिभाषा ऐसा भी बता सकते हो कि धातुओं का नमीयुक्त स्थानों पर क्षय होना ही संक्षारण कहलाता है। जैसे संक्षारण का एग्जाम्पल ले लें तो लोहे पर जो जंग लगता है उसका सूत्र होता है Fe2O3 × होता है। इस प्रकार स्टूडेंट आप संक्षारण को भी ध्यान रखिएगा। इस प्रकार हमने आपको सारे टॉपिक बता दिए स्टूडेंट। अब आइए हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो देखिए हमारा ये तीनों कंप्लीट हो गया। अब ये तो हट चुका है, ये भी हट चुका है। प्रकाश संश्लेषण का एक विवरण देना है। तो चलिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आप लोग को पता होगा स्टूडेंट। देखिए ये है प्रकाश संश्लेषण। अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि वह प्रक्रिया जिसमें पौधे, यहाँ पर लिख लेना, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को भी लिख देना तो सारा विवरण आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 6CO2 की मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है लिया जाता है और प्लस 6% यानी 6 की मात्रा में H2O लिया जाता है, और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराई जाती है। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज के रूप में अपने भोजन का निर्माण करते हैं और प्लस हम लोगों के लिए, मनुष्य के लिए ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। इस प्रकार से आप इसका विवरण दे सकते हैं स्टूडेंट। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो मादा जनन तंत्र के बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था स्टूडेंट, आप वहां से जाकर एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो लॉन्ग टाइप प्रश्न है। तो लॉन्ग टाइप प्रश्न को हर एक वीडियो में सॉल्व करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए आप लोग उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख लेना। लॉन्ग टाइप वाले प्रश्न का एक वीडियो आपको लास्ट में मिल जाएगा,
ध्यान रखना, आप लोग को एक वीडियो में मैं सारा लॉन्ग टाइप का प्रश्न हल करा दूंगा। तो चलते हैं, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारे वीडियो से बहुत कुछ लाभ होती है स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी दोस्तों को भी ज़रूर इस चैनल के बारे में बताएं कि स्टूडेंट ये इस चैनल पर स्टूडेंट क्लास 10th मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट के आंसर का सलूशन उपलब्ध हो चुका है, और सभी लोग अपनी तैयारियाँ बहुत बेहतरीन ढंग से करते रहें। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।